हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का 9 चैप्टर जे वर्णु बायोमोलिक्यूल किसे कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्व किसे कहते हैं। तत्व क्या होता है? समान परमाणुओं से जो मिलकर बनता है वो क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। परमाणु क्या होता है? पदार्थ की सबसे छोटी से छोटी अवस्था क्या कहलाती है? परमाणु कहलाती है। परमाणु का क्या होता है? स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, तो ये क्या करता है? या तो अणु बनाएगा, यौगिक बनाएगा या तत्व बनाकर रहेगा। तो समान प्रकार के जो परमाणु होते हैं वो मिलकर क्या करते हैं? तत्व का निर्माण करते हैं। और ये जो तत्व होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ये तत्व सजीवों के शरीर में भी पाए जाते हैं और भूप्रपटी यानी चट्टानों में भी ये उपस्थित होते हैं। तो ये जो तत्व होते हैं वो चट्टानों में और सजीवों में उपस्थित होते हैं, लेकिन अलग अलग मात्रा में उपस्थित होते हैं, यानी कि इनका अलग अलग परसेंटेज होता है। तत्व कौन से होते हैं? जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन होगा, सोडियम होगा, ये सब क्या है? तत्व होते हैं। और ये क्या होते हैं? चट्टानों में भी पाए जाएंगे और हमारे सजीवों के शरीर में भी पाए जाएंगे, है ना। और पादपों में भी ये क्या होते हैं? पाए जाते हैं। लेकिन क्या होता है? इनकी अलग अलग मात्रा उपस्थित होती है। कार्बन तथा हाइड्रोजन ऐसे तत्व होते हैं जो सजीवों के शरीर में भूप्रपटी से ज्यादा पाए जाते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर है जैव अणु बायोमोलिक्यूल। जैव अणु बायो मोलिक्यूल। जैव अणु किसे कहते हैं? सजीवों में जो कार्बनिक अणु पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जैव अणु कहते हैं। अणु यानी क्या होता है? परमाणु से मिलकर क्या बनता है? अणु बनता है। और सजीवों के शरीर में जो भी कार्बनिक अणु पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जैव अणु कहते हैं। लेकिन हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तत्व से। तत्व क्या है? समान परमाणु का समूह क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। समान प्रकार के परमाणुओं से तत्व बनता है। तत्व क्या होते हैं? भूप्रपटी में भी पाए जाते हैं, यानी चट्टानों में भी पाए जाते हैं और सजीवों में भी पाए जाते हैं। यह भूप्रपटी तथा सजीव दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन क्या होता है? भूप्रपटी में तथा हमारे सजीवों के शरीर में क्या होता है? इनकी मात्रा अलग अलग होती है। किंतु कार्बन तथा हाइड्रोजन ऐसे तत्व होते हैं जो सजीवों के शरीर में भूप्रपटी से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तत्व कौन कौन से होते हैं? जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि क्या होते हैं? तत्व होते हैं। चट्टानों में तथा सजीवों में इनकी मात्रा लगभग बराबर होती है। लेकिन कार्बन तथा हाइड्रोजन ऐसे तत्व होते हैं, कार्बन तथा हाइड्रोजन ऐसे तत्व होते हैं जो क्या होता है? सजीवों के शरीर में क्या होता है? अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। सजीवों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये हो गए हमारे तत्व के बारे में कि तत्व क्या होता है, तत्व कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन से तत्व सजीवों के शरीर में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं जैव अणु किसे कहते हैं। हमारे क्या होता है? सजीव में क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं और अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक तो सूक्ष्म होता है, एक दीर्घ होता है। नाम से ही हमें पता चला है सूक्ष्म किसे कहते हैं? जो छोटे होंगे, और दीर्घ किसे कहते हैं? जो बड़े होंगे। तो हमारे शरीर में क्या क्या उपस्थित है? अकार्बनिक पदार्थ भी उपस्थित है और कार्बनिक पदार्थ भी उपस्थित है। तो हमें कैसे पता चलेगा
जाएगा कि कौन से दीर्घ है, कौन से सूक्ष्म है। तो हम इसके बारे में क्या करते हैं, रासायनिक पदार्थों का क्या करते हैं, रासायनिक विश्लेषण करते हैं। तो रासायनिक विश्लेषण करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्राइग्लिसरिक एसिड का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जैव अणु की परिभाषा। जैव अणु किसे कहते हैं? अणु किससे मिलकर बनते हैं, परमाणु से मिलकर बनते हैं। क्यों? क्योंकि परमाणु का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, परमाणु मिलकर क्या करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। तो जैव यानी जीवों के शरीर में, तो जीवों के शरीर में जो भी कार्बनिक अणु पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जैव अणु कहते हैं। सजीवों के शरीर में पाए जाने वाले कार्बनिक अणु को जैव अणु बायोमोलिक्यूल कहते हैं। ये मतलब कार्बनिक अणु क्या होता है, कार्बनिक अणु उसे कहते हैं जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन की श्रृंखला पाई जाती है। कार्बनिक अणु से हम ऐसा नहीं सोच सकते कि इसमें सिर्फ कार्बन पाई जाती होगी। कार्बनिक अणु में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन की क्या होती है, लंबी श्रृंखलाएं पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, कार्बनिक अणु कहते हैं। तो कार्बनिक अणु की डेफिनेशन लिखते हैं। वह अणु जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन की लंबी श्रृंखला पाई जाती है। कार्बन तथा हाइड्रोजन की श्रृंखला पाई जाती है, क्या कहलाते हैं, कार्बनिक अणु कहलाते हैं। जैसे कि जो जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते हैं, या फिर वह तत्व जिसमें सिर्फ कार्बन पाया जाएगा या सिर्फ हाइड्रोजन पाया जाएगा, वो क्या कहलाएंगे, अकार्बनिक अणु कहलाएंगे। तो सजीवों के शरीर में क्या पाया जाता है, कार्बनिक अणु भी पाए जाते हैं और अकार्बनिक अणु भी पाए जाते हैं। तो हम इसके बारे में कैसे पता करते हैं, रासायनिक विश्लेषण करते हैं इनका। तो हम करते हैं इनका रासायनिक विश्लेषण। हम क्या करेंगे, कोई भी उत्तक ले लेंगे। उत्तक हमें पता है किसे कहते हैं, कोशिकाओं का समूह मिलकर क्या करता है, उत्तक का निर्माण करता है। तो या तो हम पत्ती ले लेते हैं, वो भी क्या एक प्रकार का उत्तक है, या फिर हम एक यकृत ले लेते हैं, वो भी क्या एक प्रकार का उत्तक है। पत्ती या फिर यकृत किसी को भी ले लिया, खरल या मूसल में, या हम जिसे ओखली बोलते हैं ओखली में ले लेते हैं। उसको हम क्या करते हैं, कूटते हैं, अच्छे से कूटते हैं उसका क्या करते हैं, एक पेस्ट बना देते हैं, एक करदम बना देते हैं। उसमें क्या डालते हैं, टाइग्लिसरिक अम्ल डाल देते हैं। यानी हमने क्या करा, सबसे पहले एक उत्तक लिया, उत्तक में कुछ भी हो सकता है, पादप भी हो सकता है, कोई पत्ती भी हो सकती है, या मनुष्य या सजीवों का यकृत भी हो सकता है, कुछ भी ले लिया। उसको हमने क्या करा, खरल या मूसल ले लिया, ओखली ले लिया, उसमें डालकर उसको अच्छे से कूटा, उसको मतलब अच्छे से पेस्ट बना दिया। उसमें क्या डाला हमने, टाइग्लिसरिक अम्ल डाल दिया। टाइग्लिसरिक अम्ल डाल दिया और अच्छे से उसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना दिया। फिर क्या करा, उसको एक कपड़े में लिया, कपड़े में लेके उसको छाना। छाना तो क्या होता है, कुछ मतलब छानने से क्या होगा, कुछ पदार्थ नीचे निकल जाता है, कुछ ऊपर रह जाता है। जो नीचे छन गए उसको हम क्या कहेंगे, निशयंदन, क्योंकि वो छन गए इसलिए हम उसको कहेंगे निशयंदन। और जो नहीं छनते हैं, जो क्या होते हैं, कपड़े में ही रह जाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, धारित कहेंगे। जैसे हम देखते हैं कि जलेबी वाला जलेबी बनाता है, तो उसमें क्या होता है, एक कपड़े में डाल के पेस्ट डाल के फिर वो क्या करता है, यूं यूं घुमाता है, तो नीचे से जो पदार्थ निकल जाता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, निशयंदन। और जो कपड़े में पदार्थ है उसे हम क्या बोल रहे हैं, धारित बोल रहे हैं। तो रासायनिक पदार्थों को हम क्या करें, विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कोई यकृत लेते हैं।
यकृत, या फिर क्या करते हैं, कोई उत्तक लेते हैं, यकृत ले लिया या फिर लिया पत्ती का टुकड़ा ले लिया। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, हम यकृत या पत्ती, यानी कुल मिला के हम क्या करते हैं, उत्तक को लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, रासायनिक पदार्थों का विश्लेषण कर रहे हैं। हम इस रासायनिक पदार्थों का विश्लेषण कैसे करेंगे, जो छन गया उसमें हम देखेंगे कौन से पदार्थ छन के आ गए, कौन से पदार्थ नहीं छन के आए, और जो छन के आए उसमें कौन से तत्व उपस्थित है, यानी कि कौन से जैव अणु इसमें उपस्थित है। तो हम क्या करते हैं, उत्तक ले लेते हैं, फिर उसे खरल या मूसल, हम जिसे ओखली भी कहते हैं, मूसल की सहायता से कूटते हैं यानी पीसते हैं, करदम बनाते हैं, उसका पेस्ट बनाते हैं। उस पेस्ट में हम क्या डालते हैं, टाइग्लिसरिक अम्ल। टाइग्लिसरिक अम्ल उसमें डालते हैं। उसमें क्या होता है, कुछ पदार्थ अम्ल में घुलनशील होता है, कुछ पदार्थ जो होता है अम्ल में अघुलनशील होता है। कुछ पदार्थ तो क्या होता है, उसका रंग ले लेता है टाइग्लिसरिक अम्ल का, और कुछ पदार्थ क्या होता है, रंगीन होता है, उसका रंग नहीं लेता है। अम्ल में घुलनशील होता है, तथा कुछ पदार्थ अघुलनशील होता है। जो हमने पेस्ट बनाया, यानी कि हमने क्या करा, यकृत या पत्ती का टुकड़ा लिया, उसमें ट्राइग्लिसरिक अम्ल डाला, खरेलिया मुसल से उसको अच्छे से पीस लिया, उसका पेस्ट बना दिया। फिर उसमें हमने देखा कुछ पदार्थ तो क्या हो गए, टाइग्लिसरिक अम्ल में क्या हो गए, घुलनशील हो गए, कुछ अघुलनशील हो गए। उस पदार्थ को हमने क्या करा, एक कपड़े में रखा, कपड़े में रख के उसको हम छानते हैं, उस करदम को जैसे ये कपड़ा है और एक उसमें क्या करते हैं, नीचे छेद कर लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, पेस्ट डाल देते हैं। तो इससे जो पदार्थ छन के बाहर नीचे आ जाता है उसको तो हम कहेंगे निःसंयोजन, है ना। जो छन के आ गया उसको हम कहेंगे निःसंयोजन। और जो कपड़े में ही है, जो छन के नहीं आया, उसे हम क्या कहेंगे, धारित। जो पदार्थ छन जाता है उसे निःसंयोजन कहेंगे, तथा जो नहीं छनता उसे धारित कहेंगे। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, जैव अणु के बारे में पढ़ रहे हैं। जैव अणु किसे कहते हैं, जो जीवों के शरीर में कार्बनिक अणु पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जैव अणु कहते हैं। अब हम इन जैव अणु का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, रासायनिक विश्लेषण कर रहे हैं। रासायनिक विश्लेषण करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एक उत्तक ले रहे हैं, उसमें टाइग्लिसरिक एसिड डाल रहे हैं। उसमें क्या है, उस उत्तक में सारे पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ भी और कार्बनिक पदार्थ भी है। तो हमने उसमें क्या करा, टाइग्लिसरिक एसिड डाल दिया, उस पदार्थ को निचोया यानी कि अच्छे से छाना, तो उसमें जो कुछ पदार्थ नीचे छनकर आ गए उसको हमने निःसंयोजन कह दिया, और जो पदार्थ नहीं छन के आया उसको हमने धारित कह दिया। अब हम देखते हैं कि कौन से कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हमारे शरीर में पाए जाते हैं।
जो नीचे छन किया है उसमें क्या थे, कार्बनिक पदार्थ थे, अकार्बनिक पदार्थ थे, या फिर क्या थे, दिशा ईंधन धारित कौन से थे, ये सब हम उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमारे शरीर में क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं और अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। हमारे शरीर में कार्बनिक पदार्थ भी होता है और क्या होता है, अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। हमने पढ़ा है कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है, कार्बन तथा हाइड्रोजन की लंबी श्रृंखलाएं पाई जाती है, यानी कि ऐसा तत्व या यौगिक जिसमें क्या पाया जाता है, कार्बन भी पाया जाएगा और हाइड्रोजन भी पाया जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, कार्बनिक यौगिक। और जिसमें या तो सिर्फ कार्बन पाया जाएगा या फिर हाइड्रोजन पाया जाएगा या फिर कोई सा भी तत्व जो बच रहे हैं वो सब किस में आएंगे, अकार्बनिक तत्व में आएंगे, अकार्बनिक पदार्थ में आएंगे। तो ये जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सूक्ष्म जीवाणु बोल सकते हैं उसको हम, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जीवाणु किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है, कार्बन के अणु पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जीवाणु कहते हैं। सूक्ष्म जीवाणु, सूक्ष्म यानी छोटे छोटे, और दीर्घ जीवाणु। दीर्घ जीवाणु किसे कहते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं। हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन से छोटे हैं कौन से बड़े हैं, वह तत्व जिसका जो परमाणु भार होता है ना वो क्या होता है, 1000 डाल्टन से कम होता है, उसको हम कहते हैं सूक्ष्म जीवाणु। और जिसका परमाणु भार क्या होगा, 1000 डाल्टन से अधिक होगा, उसको हम क्या कहेंगे, बृहद जीवाणु कहेंगे। तो इनका क्या हो गया, 1000 डाल्टन से कम है ये, इसलिए हमने क्या करा, इसको सूक्ष्म जीवाणु का। और इनका जो भार होता है वो क्या होता है, 1000 डाल्टन से अधिक होता है, क्या 1000 डाल्टन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ जीवाणु। अब देखते हैं सूक्ष्म जीवाणु कौन सा है और दीर्घ जीवाणु कौन सा है। हमने पढ़ा है मोनोसेकेराइड, बहुत सारी मोनोसेकेराइड मिलकर क्या बनाती है, पॉलीसेकेराइड बनाती है। बहुत सारे हजारों की संख्या में मोनोसेकेराइड अगर मिलेगी तो वो क्या बनाएगी, पॉलीसेकेराइड बनाएगी। तो मोनोसेकेराइड क्या होता है, जिसका अणुभार क्या होता है, 1000 डाल्टन से कम होता है, और ये क्या मिलकर बनाती है, पॉलीसेकेराइड बनाती है। तो पॉलीसेकेराइड क्या हो गया, दीर्घ जीवाणु हो गया। तो ये हो गया पॉलीसेकेराइड। बहुत सारे न्यूक्लिक अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल कौन से होते हैं, आरएनए हो गया, डीएनए हो गया, वो क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है। तो बहुत सारे अगर न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तो क्या बनाएगा, न्यूक्लिक अम्ल बनाएंगे। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल बनाते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या है, आरएनए और डीएनए क्या है, दीर्घ है, यानी कि बहुत बड़े बड़े हैं, दीर्घ जीवाणु है। और न्यूक्लियोटाइड जिससे ये मिलकर बन रहे हैं वो क्या है, सूक्ष्म जीवाणु है। बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। बहुत सारे अमीनो अम्ल हो जाते हैं, हजारों की संख्या में अमीनो अम्ल हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो अमीनो अम्ल मिलकर छोटे हो गए, और अमीनो अम्लों से मिलकर क्या बन रहा है, प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या हो गया, दीर्घ हो गया, दीर्घ या बृहद हो गया, प्रोटीन ये हो गया। एक होता है लिपिड, वसा। लिपिड और ट्राइग्लिसरॉल मिलकर क्या बनाते हैं, वसा का निर्माण करते हैं। लेकिन ये क्या होता है, वसा बड़ी होनी चाहिए लेकिन वो क्या होती है, सूक्ष्म होती है। क्यों, ग्लिसरॉल के 1 या 3 कार्बन परमाणु मिलकर क्या करेंगे, वसा का निर्माण करेंगे। ग्लिसरॉल भी क्या होगा, 1 या 3 या ज्यादा से ज्यादा 5 से ज्यादा नहीं, तो वो क्या करते हैं, वसा का निर्माण करते हैं। तो उनका परमाणु भार, अगर ये बना रहे वसा लेकिन लिपिड बना रहे, लेकिन इनका परमाणु भार क्या होता है, 1000 डाल्टन से कम होता है, इसलिए हम इसको किस में, सूक्ष्म जीवाणु में डालते हैं। तो लिपिड क्या हो गया, लिपिड भी क्या है, सूक्ष्म जीवाणु है। अब हम क्या कर रहे थे, एक परीक्षण कर रहे थे, रासायनिक पदार्थों का विश्लेषण कर रहे थे। उसमें हम देख रहे थे कि कौन से मतलब पदार्थ उपस्थित होते हैं। हम अकार्बनिक पदार्थ भी लिख सकते हैं, सोडियम,
कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे क्या है, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये भी क्या होता है, हमारे शरीर में पाए जाते हैं। जैसे H2O भी पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड भी पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी पाया जाता है ना। ये सब क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये हमारे क्या शरीर में पाए जाते हैं। हम क्या कर रहे थे, रासायनिक विश्लेषण कर रहे थे, लेकिन हमने उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ के बारे में पढ़ा, क्योंकि हमारे उत्तक में क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ भी उपस्थित होते हैं और अकार्बनिक पदार्थ भी उपस्थित होते हैं। तो हमने कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के बारे में लिख लिया। तो हम उसमें पढ़ रहे थे, जब हम रासायनिक पदार्थों का विश्लेषण कर रहे थे तो कुछ पदार्थ छन के आ गए थे, तो उसको हमने निश ईंधन कहा था, और कुछ पदार्थ छन के नहीं आए थे, उसको हमने धारित कहा था। तो जो पदार्थ छन के आ गए थे, कौन से पदार्थ छन के आएंगे, अकार्बनिक पदार्थ ऑब्वियसली छन के आएंगे। क्यों? क्योंकि ये सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम ये क्या होते हैं, बिल्कुल सूक्ष्म होते हैं, तो ये क्या होते हैं, छन के आ जाते हैं। और क्या छन के आएंगे, सूक्ष्म जीव अणु छन के आएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, छोटी छोटी मात्रा में होते हैं, कम कम होते हैं, तो ये क्या होता है, छन के आ जाते हैं। तो निश ईंधन क्या हो गए, सूक्ष्म जो जैव अणु है वो भी क्या हो गया, निश ईंधन हो गए, यानी क्या हो गया, छन के आ गए। और अकार्बनिक पदार्थ है वो भी क्या हो गया, निश ईंधन हो गए। ये भी क्या होते हैं, छन के आ जाते हैं। लेकिन जो दीर्घ जैव अणु होता है, ये क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, और ये क्या करते हैं, छन के नहीं आते हैं। तो ये जो छन के नहीं आया उसको हमने क्या बोला, धारित बोल दिया, उसको हमने धारित बोल दिया। क्यों? हम पढ़ रहे थे कि जो पदार्थ कपड़े में डाल के छान लेते हैं, जो नीचे छन के आ जाता है, वो क्या है, निश ईंधन है। और जो बच गया है उसे हम क्या कह रहे हैं, धारित बोल रहे हैं। जो छन के आ गया वो कौन छन के आ गया, सूक्ष्म जैव अणु छन के आ गया, और अकार्बनिक पदार्थ छन के आ गए। और जो नहीं छन के आया वो क्या है, दीर्घ जैव अणु। लेकिन एक लिपिड होता है, लिपिड जो होता है सूक्ष्म जैव अणु होता है, लेकिन फिर भी वो छन के नहीं आता है। क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि सूक्ष्म जैव अणु तो छन के आ रहे हैं, लेकिन लिपिड छन के क्यों नहीं आया, क्योंकि ये भी सूक्ष्म जैव अणु में आता है, लेकिन ये इसलिए छन के नहीं आता है क्योंकि जब हम कूट रहे होते हैं, उसका कदम या पेस्ट बना रहे होते हैं, तब लिपिड क्या करते हैं, वेसिकल्स का यानी पुट्टिकाओं का निर्माण करने लग जाते हैं। तो लिपिड छन के नहीं आते हैं। लिपिड क्या है, निश ईंधन नहीं है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जब हम कूट रहे होते हैं, पेस्ट बना रहे होते हैं, तब क्या करते हैं, पुट्टिकाओं का निर्माण करने लग जाते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, छन के नहीं आते हैं। यह है पुट्टिकाओं का निर्माण करते हैं। तो इससे क्या करते हैं, ये धारित होते हैं। अब हम पढ़ते हैं अकार्बनिक पदार्थ का कैसे हमने विश्लेषण करा, रासायनिक विश्लेषण। इनका तो हमने कर लिया कि जो रासायनिक विश्लेषण करा, छन के जो आ गए थे, जो छन के आए थे वो कौन से थे, अकार्बनिक पदार्थ थे, और यानी कि सूक्ष्म जैव अणु थे। और जो छन कर नहीं आए थे वो कौन से थे, दीर्घ जैव अणु थे। ठीक है, लेकिन हमने अकार्बनिक पदार्थ का और कैसे विश्लेषण करा, इसमें से अकार्बनिक पदार्थ को कैसे अलग करा। तो हम क्या करते हैं, एक पत्ती लेते हैं, पत्ती क्या है, एक उत्तक ही है, पत्ती लेते हैं, उस गीली पत्ती उसको हम पेड़ से तोड़ के लाते हैं, तो क्या होता है, गीली होती है, एकदम हरी होती है। तो जो उसका हम वजन करते हैं, तो जो उसका वजन आता है वो क्या कहलाता है, नम भार कहलाता है। यानी उसमें क्या होता है, H2O की मात्रा भी होती है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, नम भार कहते हैं। फिर हम उसको क्या करते हैं, सुखाते हैं, सुखाने के बाद उसका वजन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, शुष्क भार कहते हैं। तो उस दोनों में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, कि उसमें जल की मात्रा वो क्या होती है, बाहर निकल जाती है, और भी बहुत सारे तत्व बाहर निकल गए। और जो सूख गई पत्ती, उसका क्या हो गया, वजन कम हो जाता है। तो नम भार और शुष्क भार हमें पता चल गया, नम भार किसे कहते हैं और शुष्क भार किसे कहते हैं। अब हमें देखना है अकार्बनिक पदार्थ कौन से उसमें उपस्थित है। तो हम उस पत्ती को क्या करते हैं, जला देते हैं। जला देंगे उसको, तो उसमें जो भी कार्बन होगा, या कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, कार्बनिक अणु जो भी होंगे, वो क्या होंगे, जलने से उसमें खत्म हो जाएंगे। पीछे क्या बचेगी, भस्म या राख बच जाएगी। उसका विश्लेषण करेंगे, उसमें बहुत सारे तत्व पाए जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, अकार्बनिक तत्व कहलाएंगे। और अकार्बनिक तत्व कौन से होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब क्या होते हैं, अकार्बनिक तत्व होते हैं। तो ये हमने अकार्बनिक पदार्थों का भी विश्लेषण कर दिया। लिपिड क्या होते हैं, सूक्ष्म मात्रिक होते हैं, लेकिन ये छनकर नहीं आते हैं। क्यों छनकर नहीं आते हैं, क्योंकि जब हम खरल या मूसल की सहायता से हम उसको कूट रहे होते हैं, उसका कदम या पेस्ट बना रहे होते हैं, तब क्या करते हैं, ये पुट्टिकाओं का निर्माण करने लग जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, छनकर नहीं आते हैं। तो ये क्या होते हैं, धारित होते हैं। तो धारित कौन कौन होता है,
दीर्घ जीवाणु धारित होगा और कौन होगा, लिपिड भी धारित होगा। तो हमने क्या करा, एक पत्ती ली, पेड़ से एक पत्ती तोड़ी, हरी पत्ती तोड़ी, उसका वजन करा, हरी पत्ती का वजन करा तो वो क्या कहलाया, नमभार। पत्ती को शुष्क करके उसका वजन करा, ऑब्वियसली कम होगा, क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और जो भी बहुत सारी चीजें होगी वो क्या होगी, उड़ के चली जाएगी, सूख जाएगी। तो शुष्क पत्ती का भार क्या कहलाता है, शुष्क भार कहलाता है। हमने क्या करा, इसको जलाते हैं तो हमें राख या भस्म प्राप्त होती है। जलाने से कार्बनिक पदार्थ खत्म हो जाते हैं, तथा भस्म और राख में अकार्बनिक पदार्थ शेष बचते हैं। तो ये हो गया हमारे रासायनिक पदार्थों का विश्लेषण हो गया, यानी कि सजीवों के ऊतक में कौन कौन से रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, कार्बनिक अणु कौन से होते हैं, अकार्बनिक अणु किसे कहते हैं, तथा जैव अणु हम किसे कहते हैं। जैव अणु में पता चल गया, जो भी कार्बनिक अणु पाए जाते हैं सजीवों के ऊतक में उसको हम क्या कहते हैं, जैव अणु कहते हैं। और कौन से अणु कार्बनिक अणु पाए जाते हैं, सूक्ष्म मात्रिक और दीर्घ मात्रिक दोनों, मतलब सूक्ष्म और बृहद दोनों पाए जाते हैं। ये दीर्घ और बृहद दोनों एक ही बात है, यानी कि बड़े बड़े जो होंगे, मोनोसेकेराइड सूक्ष्म है तो मोनोसेकेराइड मिलकर क्या बना रहा है, पॉलीसेकेराइड बना रहा है, तो वो क्या हो गया, दीर्घ हो गया। और न्यूक्लियोटाइड सूक्ष्म है और न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल बना रहा है, आरएनए और डीएनए बना रहा है, तो वो क्या हो गया, दीर्घ हो गया। तो ये जो कार्बनिक अणु जो जीवों के ऊतक में पाए जाते हैं उसको हम जैव अणु कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं अमीनो अम्ल किसे कहते हैं। अमीनो अम्ल के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, एंजाइम के बारे में भी पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे अमीनो अम्ल के बारे में। अमीनो अम्ल किसे कहते हैं। अमीनो अम्ल मिलकर क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। हमने पढ़ा था सूक्ष्म कार्बनिक पदार्थों में क्या पढ़ा था, सूक्ष्म जो होते हैं अमीनो अम्ल मिलकर क्या बना रहे होते हैं, प्रोटीन का निर्माण कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे अमीनो अम्ल सजीवों के शरीर में पाए जाते हैं, लेकिन 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यानी क्या हो गया, अमीनो अम्ल तो हमारे शरीर में बहुत पाए जाते हैं, लेकिन 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो प्रोटीन के लिए आवश्यक कौन से हो गए, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हो गए, ठीक है। तो क्या होता है, 10 जो अमीनो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, और 10 क्या होते हैं, अनावश्यक होते हैं। अनावश्यक का मतलब क्या होता है, 10 जो अमीनो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे शरीर में स्वयं बन जाते हैं, और 10 जो अमीनो अम्ल होते हैं उसको क्या करते हैं, हमको बाहर से ग्रहण करना होता है। तो अमीनो अम्ल कार्बनिक अणु होते हैं, यह 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं।
20 प्रकार के अमीनो अम्ल में 10 प्रकार के अमीनो अम्ल जो होते हैं शरीर में श्वम बन जाते हैं तथा 10 बाहर से लेना पड़ता है। तो ये क्या होता है, 10 तो आवश्यक, 10 अनावश्यक। अमीनो अम्ल में क्या होता है, एक तो एक अमीनो अम्ल, हमें नाम से पता चल रहा है कि एक तरफ क्या होगा, इसमें अमीन समूह जुड़ा होगा, एक तरफ क्या होगा, इसमें अम्ल समूह जुड़ा होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, एक मीथेन लेते हैं। मीथेन क्या होती है, सी, जिसमें क्या होता है, कार्बन 1 होता है। कार्बन की संयोजकता क्या होती है, 4 होती है। कार्बन कितने परमाणु से संयोग करता है, 4 परमाणु से संयोग करता है। हमने क्या लिया है, मीथेन ले लिया। मीथेन किसे कहते हैं, ये मीथेन है, ये मीथेन होती है। हमें क्या लेना है, अमीनो अम्ल लेना है। अमीनो अम्ल क्या होता है, जिसमें एक अमीन समूह जुड़ा हुआ होगा तथा एक अम्ल समूह जुड़ा हुआ होगा। तो अब मीथेन में क्या करते हैं, एक तो अमीन समूह जोड़ देते हैं। अमीन समूह किसे कहते हैं, NH3 को हमने अमीन समूह बोल दिया। और एक क्या कहते हैं, अम्ल समूह जोड़ देता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, COOH। एक क्या करा हमने, कार्बोक्सिलिक अम्ल जोड़ दिया। यहाँ पे क्या जोड़ दिया हमने, हाइड्रोजन जोड़ दिया, और यहाँ पे हमने R समूह जोड़ दिया। ये जो R समूह होता है वो क्या होता है, प्रतिस्थापित समूह होता है। हमने क्या लिया, सबसे पहले एक मीथेन ले लिया। मीथेन में क्या होता है, एक कार्बन होता है। एक कार्बन क्या होता है, चार उसकी संयोजकता होती है। 4 किसे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। हम क्या ले रहे हैं, अमीनो अम्ल ले रहे हैं। तो हमने क्या करा, एक अमीन समूह जोड़ दिया, NH3 जोड़ दिया, और एक अम्ल समूह जोड़ दिया, COH जोड़ दिया। ठीक है, हम इसी, और एक इसमें क्या होता है, R समूह होता है। R समूह क्या होता है, प्रतिस्थापित समूह होता है। इसी से ही हमें ना और बहुत सारे पदार्थ बनाएंगे, ग्लाइसिन, सीरीन, जो भी एलानिन हम बनाएंगे, इसी से ही हम बनाएंगे। तो क्या होता है, अमीनो अम्ल में एक अमीन समूह, अमीन समूह यानी कि NH3, तथा एक अम्ल जुड़े होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अमीनो अम्ल कहते हैं। तथा इसमें R प्रतिस्थापित होता रहता है, यानी कि ये चेंज होता रहता है। तो हमें पता चल गया ये क्या है, मीथेन है। मीथेन में क्या जोड़ दिया हमने, एक NH3 जोड़ दिया, अमीन समूह जोड़ दिया, और एक क्या बना दिया हमने, अम्ल समूह जोड़ दिया। अब हम इससे क्या करते हैं, बहुत सारे पदार्थ बनते हैं। जैसे हमने बना दिया, ये हो गया ग्लाइसिन बनाते हैं, ये हो गया हाइड्रोजन, एक हो गया NH3 अमीन समूह, एक हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, तथा सिर्फ हमने एक जोड़ दिया, इसमें हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो ये सिर्फ जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, ग्लाइसिन कहलाएगा। और क्या बनाया हमने, ये है, एक तरफ हमने अमीन समूह जोड़ दिया, एक तरफ हमने अम्ल समूह जोड़ दिया, एक तरफ हाइड्रोजन, और हमने जोड़ दिया CH3। तो ये क्या हो गया, एलानिन हो गया। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ R का प्रतिस्थापन कर रहे हैं, बाकी क्या हो रहा है, बिल्कुल सेम हो रहा है। सिर्फ हाइड्रोजन करा। सबसे जो सरल अमीनो अम्ल होता है वो क्या होता है, ग्लाइसिन होता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ता है। एक हमने CH3 जोड़ दिया, इसमें भी क्या हुआ, RH3, इसमें क्या हुआ, R जो होता है वो प्रतिस्थापित होता है, CH3 हमने जोड़ दिया, ये क्या हो गया, एलानिन बन गया। एक हमने जोड़ दिया NH3 कार्बन के साथ में, COOH, एक हाइड्रोजन, और एक हमने जोड़ लिया CH2OH, ये क्या हो गया, सीरीन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ग्लाइसिन, ये हो गया एलानिन, और सबसे जटिलतम क्या हो गया, CH2OH सीरीन।
ये क्या होते हैं, हमारे अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है, ये ग्लाइसिन अमीनो अम्ल है, ये एलानिन अमीनो अम्ल है, तथा ये क्या है, सीरीन भी क्या है, जो अमीनो अम्ल है। ठीक है, अगर अब हम देखते हैं, जैसे ये हो गया NH3, NH3 क्या है, क्षारीय है, ये कार्बन है, ये COH क्या है, अम्ल है। ठीक है, अगर हमने एक भी अम्ल अधिक मात्रा में जोड़ा, जैसे COH अधिक मात्रा में जोड़ दिया है ना, तो क्या हो गया, अम्ल की मात्रा अधिक हो गई, तो ये क्या होगा, अम्लीय प्रकृति का हो गया। तो जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होंगे तो वो क्या हो गया, अम्लीय हो जाएगा। और ऐसा कौन सा उदाहरण है, ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटेमिक अम्ल। अल्फा समूह पर हमने क्या जोड़ दिया, एक अम्ल की मात्रा अधिक जोड़ दी, तो वो क्या बन गया, एक अम्ल बन गया। ये पदार्थ पूरा क्या बन गया, अम्ल बन गया। और कौन सा अम्ल बन गया, ग्लूटेमिक अम्ल बन गया। अगर हम अम्ल की जगह क्या करते हैं, एक अमीन समूह अगर ज्यादा जोड़ देते हैं, माना कि अगर क्षार समूह ज्यादा जोड़ दिया है ना, क्षार समूह ज्यादा हो गया, तो वो क्या होगा, क्षारीय हो जाएगा। ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं, क्षारीय समूह कहते हैं। ठीक है, और अगर जहां पे एमीन मतलब कि जहां पे क्या कर गया, अम्ल भी जुड़ गया और क्षार भी जुड़ गया, तो वो क्या हो गया, उदासीन हो गया। तो उदासीन हो गया तो हमने उसको क्या बोल दिया, वेलिन बोल दिया। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल से मिलकर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और अमीनो अम्ल में क्या होता है, एक अमीन समूह जुड़ता है और एक कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ता है। ग्लाइसिन, एलानिन तथा सीरीन क्या होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं। हमने उनके सूत्र देख लिए। तथा अगर अम्ल ज्यादा है तो ग्लूटामिक अम्ल बनेगा, क्षार है तो क्या बनेगा, और ये उदासीन है तो वेलिन बनेगा। ये सारा हमने पढ़ लिया। तो हम लिखते हैं कि अगर अमीनो अम्ल में अम्ल समूह अधिक, तो कौन सा बन गया, ग्लूटेमिक अम्ल। अगर क्षारीय समूह अधिक है तो क्या बन गया, लेसिन। अम्ल तथा क्षार दोनों बराबर मात्रा में है तो वो क्या हो गया, उदासीन हो गया। उदासीन क्या होता है, वेलिन होता है। तो हमने क्या पढ़ा अभी, अमीनो अम्ल के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे प्राथमिक उपापचय और द्वितीयक उपापचय किसे कहते हैं। यानी प्राथमिक उपापचय क्या होता है और द्वितीयक उपापचय क्या होता है। प्राथमिक उपापचय उसे कहते हैं, जैसे पेड़ है, पौधों में, पेड़ पौधों में क्या है, जो चीज उन्होंने यूज में ले ली, यानी कि जो चीज उनके उपयोग में आ गई, उनको तो हमने बोल दिया प्राथमिक उपापचय। और जो चीज उनके यूज में नहीं आई उसको हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक उपापचय बोलते हैं। जैसे कि देखो, प्राथमिक उपापचय में क्या हो गया, इन्होंने क्या करा, पेड़ पौधों ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या बनाया, स्टार्च बनाया, इनका भोजन बनाया, भोजन उनके यूज में हो गया, मंड के रूप में उनके उपयोग में आ गया, तो वो क्या हो गया, प्राथमिक उपापचय हो गया। लेकिन गोंद, रेजिन, ये टर्पिन्स, ये सब जो क्या हो गया, इन्होंने बाहर निकाल दिया। नींबू घास, तेल वगैरह, ये सब क्या हो गया, इन्होंने बाहर निकाल दिया, तो ये क्या हो गया, द्वितीयक उपापचय कहलाते हैं। तो प्राथमिक उपापचय और द्वितीयक उपापचय के बारे में हम पढ़ते हैं। पढ़ते हैं हम, प्राथमिक उपापचय किसे कहते हैं और द्वितीयक उपापचय किसे कहते हैं। प्राथमिक उपापचय तथा द्वितीयक उपापचय। वह पदार्थ जो पादप स्वयं उपयोग में ले लेते हैं
उन्हें प्राथमिक उपापचय कहते हैं। जैसे स्टार्च हो गया, मंड हो गया, ये सब क्या है? प्राथमिक उपापचय पदार्थ है। तथा वह पदार्थ जो पादप उपयोग में नहीं लेते हैं, उपयोग में नहीं लेते हैं मतलब क्या कहते हैं? बाहर निकाल देते हैं। उन्हें द्वितीयक उपापचय पदार्थ कहते हैं। तो अब देखो द्वितीयक उपापचय पदार्थ कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। यानी कि कौन से पदार्थ जो पादप बाहर निकाल देते हैं। एक तो पदार्थ पादप बाहर निकालते हैं, इसको मिटा देते हैं। यानी हमने देख लिया प्राथमिक उपापचय किसे कहते हैं? वह पादप मतलब पादप जो स्वयं पदार्थ बनाते हैं उसको वो खुद उपयोग में ले लेते हैं तो वो प्राथमिक उपापचय, वो खुद उपयोग में नहीं ले रहे तो वो क्या है? द्वितीयक उपापचय। तो द्वितीयक उपापचय पदार्थ कौन कौन से हैं हम उसको देखते हैं कौन कौन से। क्या देख रहे हैं हम? द्वितीयक उपापचयी पदार्थ। जैसे वर्णक है, वर्णक जो होते हैं वो क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। कौन कौन से वर्णक होते हैं? एंथोसाइनिन, ज़ैंथोफिल, ये क्या होते हैं? वर्णक होते हैं जो पादप बाहर निकाल देते हैं ना। और ये क्या है? द्वितीयक उपापचयी पदार्थ है। टर्पीन्स, टर्पीन्स क्या करते हैं? पादप बाहर निकाल देते हैं। कौन कौन से होते हैं? मोनोटर्पीन्स और डाइटर्पीन्स। और क्या करते हैं? कुछ वाष्पशील पदार्थ बाहर निकाल देते हैं। वाष्पशील पदार्थ कौन से हैं? नींबू घास या फिर तेल हो गया। कुछ क्या करते हैं? लिपिड्स को बाहर निकालते हैं। लिपिड्स कौन से होते हैं? कॉनकेल्विन ए। कॉनकेल्विन ए क्या पाया जाता है? हमारे फेफड़ों की कुपिकाओं में पाया जाता है। ये क्या कहते हैं? कुपिकाओं को सिकोड़ने से रोकता है। कौन सा होता है? कॉनकेल्विन ए पाया जाता है। तो कौन से वर्णक पाए जाते हैं? एंथोसाइनिन, ज़ैंथोफिल, टर्पीन्स पाए जाते हैं, मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स पाए जाते हैं। वाष्पशील पदार्थ होते हैं, नींबू गैस होता है, तेल होते हैं, लिपिड्स होता है, कॉनकेल्विन ए होता है। ये सब क्या होते हैं? द्वितीयक उपापचयी पदार्थ होते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा था रासायनिक पदार्थों का विश्लेषण, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थों को हमने कौन से अलग करा, दीर्घ और बृहद को, दीर्घ और सूक्ष्म को अलग करा। अकार्बनिक पदार्थ कौन से होते हैं इनके बारे में हमने देखा। हमने आज अमीनो अम्ल के बारे में पढ़ा। अमीनो अम्ल कौन से होते हैं? ग्लाइसिन, एलानिन, ये सब हमने पढ़ा था। अगर इसमें अम्ल समूह अधिक हो जाएगा तो वो अम्लीय हो जाएगा, क्षार होगा तो अधिक होता क्षारीय हो जाएगा, और अगर उदासीन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो वेलीन हो जाएगा। फिर हमने प्राथमिक उपापचय और द्वितीयक उपापचय के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन की संरचना कैसी होती है, प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इनकी संरचना कैसी होती है, ये किस किस प्रकार से जुड़ते हैं, ये सब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।